गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और इस चैनल पे इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जितना आपके लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है उस पे आपका प्रति जो हमारा मोटिवेशन है, जो आपने इतना चैनल को इतने सारे वीडियो को अच्छे से लाइक और व्यू दे रहे हैं और देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, उनके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो आज आप ही के लिए एसएससी एमटीएस 2023 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, कि इसके पहले पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट वो हो गया था और ये है आपका प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 जो बच्चे नहीं किए थे, क्योंकि अभी फिलहाल एग्जाम जस्ट नोटिफिकेशन आया है और 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला आशा करता हूँ। आप फटाफट इस प्रैक्टिस को सेशन को अटेंड करिए और नौकरी कितने कदम पास में आइए। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चे प्रैक्टिस 1 नहीं किए हैं तो इस चैनल पे जाके आप एसएससी इंग्लिश और एसएससी मैथमेटिक्स दोनों का प्रैक्टिस सेट आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम आना और फॉर्म आने का मकसद है कि आप डेली प्रैक्टिस सेट याद रखें। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए, चलो स्टार्ट करते हैं अब एक एक सवाल को। कि जैसा आपके एग्जाम में पैटर्न पूछता है, क्योंकि फर्स्ट आपका जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने सारे सिलेबस डिस्कशन कर दिया था कि कौन एग्जाम में कैसा पैटर्न बनता है, किस एग्जाम में कितना मार्क्स आपको लाना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, और इंग्लिश को कैसे हैंडलिंग करना है। तो जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे, मोस्ट ऑफ द जितने एग्जाम में आते हैं उसी पे बेसिस रहेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको वही करना है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन को रीड करना है, सेंटेंस ऊपर जो हेडिंग होता है उसको पढ़ना होता है, क्योंकि उन्हीं के बाद हमें पता चलेगा कि इस जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन, इसका मकसद क्या है, इसके आगे वाला सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ठीक है, मीनिंग बताना है। ठीक है, चलिए, तो इडियम्स है और इडियम्स का हमें मीनिंग बताना है। इडियम मतलब होता है मुहावरे, कहावतें, जो बोलिए इसको। ठीक है, आप इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, चलिए, तो जो मीनिंग है इसको पहले रीड तो करेंगे। क्या है मीनिंग? है आपका टू सेट वंस फेस अगेंस्ट मींस क्या है? पहला ऑप्शन है टू जज बाय अपीयरेंस, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी और टू लुक एट वन स्टेडीली। तो जो इसका मतलब क्या है कि टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है किसी सामने, किसी के समक्ष आप सामने खड़े हैं और उनसे वार्तालाप, जो बात में आप उसका जो जवाब दे रहे हैं एकदम स्ट्रेट, ना इधर ना उधर, एकदम लग रहा है कि एकदम सामने खड़े हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि फेस सामने खड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी से एकदम दृढ़ निश्चय लेके उससे बात कर रहे हैं या उस चीज का फैसला कर रहे हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू जज बाय अपीयरेंस, नहीं, दिखावा करना नहीं होता, अपने दिखावा को जज करना नहीं होता। टू अपोज डिटर्मिनेशन भी जी बिल्कुल सही है, अपने डिटर्मिनेशन और अपने बोले हुए चीज को अपोज कर रहे हैं, लेकिन उससे एकदम दृढ़ के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सी डी, टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल से अलग निकलना, जी बिल्कुल गलत। टू टेक आउट टू लुक एट वन स्टेडीली, सही, खड़ा होना, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वन। अब ये क्या है आपके, अब आगे हैं थोड़ा वोकैबुलरी सेक्शन में। तो ये है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोनिम्स, इसके अंदर एक पहला एक दूसरा ये है, फिर नीचे सिनोनिम्स है। उसी तरह मैंने इस सेक्शन को बांट बांट करके रखा है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो आपका है इसके अंदर एंटोनिम्स बताएं। एंटोनिम्स मतलब सब समझते हैं, विरुद्धार्थी शब्द, बस इस चीज का उल्टा शब्द। चलिए देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है इसका नाम है अल्ट्रस्ट और दूसरा है बैफल। ठीक है, मैं कुछ सेकंड इसके टाइम देता हूं, जिसके चार ऑप्शन आप मन में सोचिए या कॉपी में इसको राइट, क्योंकि वोकैबुलरी हर एक चीज को नोट करना है, क्योंकि कहीं से भी वोकैबुलरी पूछ सकता है और हर एक वर्ड हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, तो कुछ सेकंड के लिए टाइम है, फटाफट इस चीज को करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया दोस्तों, चलो देखते हैं।
तो पहला जो क्वेश्चन था अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट का सबसे पहले मीनिंग समझिए कि होता क्या है, तभी तो इसका अपोजिट बना सकेंगे। तो बात करें इसको याद कैसे करें, क्योंकि वोकैब्युलरी एक समुंदर है, और जितना आप डेली याद होगा ऐसी बात नहीं है। अगर आप डेली 5 या 6 या 7 8 10 भी मिनिमम बोल रहे हैं, 10 का कैपेसिटी तो हर एक बच्चे के पास है। हाँ, 20 30 आदमी कर भी लेता है, लेकिन 10 में एवरेज लेके चलता हूँ। अगर 10 वोकैब्युलरी आप खाली एंटोनिम्स याद कर रहे हैं, तो आपका वो 10 प्रिपरेशन तो हो रहा है। दूसरे दिन इसी चीज को सिनोनिम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तीसरा दिन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 को कर लीजिए, और चौथा दिन इडियम फ्रेजेस कर लीजिए। ठीक है, सॉरी। जब ये चारों चीज जब ये चारों चीज आप 4 दिन में कर लेंगे, तो आपका हर एक सेशन में 10-10 करके कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे दिन जब क्या करिएगा, दूसरे दिन यही चीज को आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन करने से ही सारे काम होते हैं। अगर वही चीज पे आप ध्यान नहीं होगा, तो बिल्कुल रफा दफा कोई मतलब कि नॉनसेंस हो जाएगा, कोई काम ही का नहीं होगा चीज। ठीक है, एकदम रफीज हो जाएगा। तो जो पहला मीनिंग है अल्ट्रस्ट, इसको याद किए होंगे बच्चे तभी बनेगा, नहीं तो तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं बताता हूँ अल्ट्रस्ट क्या होता है। अल्ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब होता है जो व्यक्ति ईमानदार हो, ना कि सेल्फिश हो, जो आदमी के हित में काम करे, या दूसरे का नेचर बिहेवियर देख के काम करे। परोपकारी समझते हैं ना, ना खोट ना पापी, मन में कुछ नहीं है, सिंपल जो व्यक्ति काम करे उसी को बोलते हैं अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट का मीनिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो बच्चे नोट करे हैं। परोपकारी, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका डिस्कॉर्ड, फिर है शेल्फिश, दूसरा है फिलेंथ्रोपिस्ट, और तीसरा है आपका कैंसल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला वर्ड है आपका, पहला वर्ड है पहला वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। क्या होता है? झगड़े की जड़। झगड़े की जड़। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? दूसरा ऑप्शन है, चलिए, दूसरा ऑप्शन है सेल्फिश। सेल्फिश आप समझते हैं, सेल्फिश का कोई मतलब ही नहीं, सिंपल दिख रहा है आपको, इसका मतलब लालची होता है। तो पहला तो डिस्कॉस गया, सेल्फिश भी गया, क्योंकि यहाँ पे इसका अपोजिट, एक मिनट सॉरी, परोपकारी अपोजिट सुन रहे हैं ना हम लोग। सेल्फिश रहने दीजिए, सेल्फिश आंसर होगा, क्यों होगा आप समझ रहे हैं? सेल्फिश, क्योंकि अल्ट्रोस का मतलब होता है परोपकारी, और उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? सेल्फिश, जो कि नेचर में, नेचर मतलब कि जो कि लालची हो। और एक परोपकारी कैसा होता है? जो बिना लालच के काम करता है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब ये बताए फिलेंथ्रोपिक, कैंसल तो सिंपल काटना, तो काट ही दीजिए। बी फिलेंथ्रोपिस्ट, ये क्यों नहीं होगा? तो ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट है फिलेंथ्रोपिस्ट, मैंने एक बहुत सारे लेक्चर में 4 चीज आपको बताया। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, मिसेंथ्रोपिस्ट और मिसोगाइनिस्ट, ये जो 4 वर्ड है बहुत रिपीटिशन वर्ड होते हैं। और बता दें फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है। फिल से याद रखिएगा लवर, ठीक है, ठीक है, लवर, लवर ऑफ एंथ्रोफी से याद करना मैन, जो कि मैन हित के लिए काम किए जाते हैं, और आदमी से, आदमी के स्वभाव को जो प्यार करता है उसी को बोलते हैं फिलोथ्रोपिस्ट, और उसी को बोलते हैं फिलो गाइनिस, जो औरतों से, या लवर ऑफ वुमेन बोलते हैं, उनके कामों, उनके चरित्रों से उनके प्यार करता है। ठीक है, चलिए, तो आपका पहला हो गया, आप सिंपल एंटोनिम्स था जो आपने कर लिया। अब आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है बफल। क्या है? बफल। दिख रहा है आपको? बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है? तो जो बच्चे याद किए होंगे आई थिंक उनका बन गया होगा, बट जो याद नहीं उनका क्या करे? तो याद तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो बैफल, बैफल का मतलब होता है बकवास बोल सकते हैं, या कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बकवास कर सकते हैं, या गुमराह कर सकते हैं। गुमराह करना, कंफ्यूजिंग करना। कंफ्यूजिंग का मतलब समझ लो कि कोई बात बोल रहा है और घुमा रहा है उस चीज को, बात उसी को बोलते हैं बैफल। ठीक है, या बोल सकते हैं बकवास। तो पहला आपका परफ्लेक्स, परफ्लेक्स का मतलब भी होता है बात को घुमाना, तो पहला ऑप्शन नंबर गया ये। ठीक है, स्मॉल का मतलब छोटा, तो इससे कोई रिलेटेड होता नहीं है, तो पहला ऑप्शन बी ऑप्शन ऑलरेडी काट दीजिए। 2 ऑप्शन बचा, एक एजिस्ट बचा, एक डी बचा। एजिस्ट और डी, जो डी ऑप्शन आपका कंफ्यूज, कंफ्यूज सेम इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि बैफल मतलब बकवास, गुमराह करना, कंफ्यूज मतलब कि गुमराह कर देना। ठीक है, ये भी ऑप्शन गया। लास्ट ऑप्शन बचा सी। तो जो ऑप्शन एलिमिनेशन का जो मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन छाट रहे तो बचा रहा ऑप्शन सी, वही आंसर गया। और जिस्ट का मतलब होता है सामान्य, सामान्य शब्दों से बोलना, या सामान्य तरीके से समझाना। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको लिख सकते हैं सामान्य तरीके से समझाना, एजिस्ट का मतलब। और प्रीफ्लेक्स, स्मॉल तो छोटा होता है, प्रीफ्लेक्स आपका कंफ्यूज हो गया, ये दोनों क्या हो गया? बकवास करना या चीजों को घुमाना, बातों को घुमाना। ठीक है, चलिए, अब एंटोनिम्स हमारा 2 क्लियर हुआ, अब सिनोनिम्स पे चलते हैं। ठीक है, चलिए,
क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसमें क्या है, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं समानार्थी हिंदी में, और सब समझते हैं कि सिनोनिम्स क्या होता है, उसी वर्ड का एग्जैक्ट सेम मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि सन को सूर्य बोलते हैं, ठीक है, प्रभाकर बोल देते हैं, और ये सब बोलते हैं ना, जो सूर्य प्रभाकर जितने भी हो, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, उसका सेम वर्ड है, बस नाम का मीनिंग हो गया। उसी तरह वही सारे वर्ड होते हैं। तो पहला आपका ऑक्सिलरी और दूसरा है एमनेसिया, ठीक है। तो पहला आपका ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है देखिएगा, ऑक्सिलरी, तो बहुत बच्चे ये ऑक्सिलरी आई थिंक अगर वोकैबुलरी नहीं भी पढ़े थे तो ये वर्ड आपको याद आना चाहिए। मैं फटाफट इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इसके लिए फटाफट करिए। ऑप्शन 4 है आपके पास और टाइम है आपके पास, ठीक है, चलिए। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। तो पहला है आपका सिनोनिम्स में ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, ठीक है। तो पहले ऑक्सिलरी, आप लोग जो बच्चे वोकैबुलरी नहीं पढ़े हैं लेकिन ऑक्सिलरी का मतलब समझते हैं, ये आपने ग्रामर में पढ़ा है। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, वर्ब में सेंटेंस में एक जान डाल देता है जिसकी सहायता बताता है, ठीक है। वो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही क्या होता है, सेंटेंस में सहायता करना। उसी तरह मेन वर्ब का काम क्या होता है, सेंटेंस को पूरा जीवित रखना। मेन वर्ब की जो व्यक्ति काम क्या कर रहा है उसको दिखा देना। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग, सहायता वाले क्रियाएं। तो पहला सहायता, इसका मतलब क्या निकला है कि मदद करना या सहायता, आप सिंपल समझ सकते हैं, याद करने का ही तरीका है, यही मतलब होता है इसका ऑक्सिलरी का, सहायता, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन है। पहला आपका मेन, तो मेन मतलब होता है मेन आदमी, ठीक है, मुद्दा, जो कि पहला ऑप्शन गया, ठीक है। ये तो मेन का सिनोनिम्स ढूंढ रहे हैं, एंटोनिम्स नहीं ढूंढ रहे। दूसरा आपका हेल्पिंग, जी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सहायता ऑक्सिलरी हो गया और ऑक्सिलरी को ही हम सिनोनिम्स बोलते हैं हेल्पिंग ऑफ। तो पहला ऑप्शन सी और डी और बी और डी, सॉरी बी और डी गया। ट्रैंक्विल का मतलब होता है आपका लो ये करना, घबराहट करना, से घबराहट बोल रहे हैं, सॉरी। ट्रैंक्विल का मतलब होता है लोगों से निश्चय करना, ठीक है। और दूसरा एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है कि आवाज को, चाहे कोई साउंड हो, वॉइस को बढ़ा देना। एम्पलीफाई से याद रखिएगा, एम्पलीफायर क्या होता है, कोई चीज को, वॉइस को बढ़ा देता है, उसी से याद रखिएगा, एम्पलीफाई मतलब चीज को बढ़ा देना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका एमनेसिया, ठीक है। एमनेसिया, एमनेसिया क्या वर्ड है, तो एमनेसिया का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी। डायरेक्ट सिंपल वर्ड बताता हूँ, एमनेसिया एक बीमारी होती है जो कि आपका किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से। बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाएगी तो उसको ही उसी से बीमारी पैदा होता है जिसको बोलते हैं एमनेसिया। अब इसके अंदर 4 वर्ड है, एक है आपका लव, एक है डल, एक इन्फॉर्म, एक है मेमोरी लॉस। तो अब सिंपल जो मैंने आपको वर्ड बता दिया तो इसका क्या हो जाएगा, मेमोरी लॉस। तो एमनेसिया से याद रखिएगा कि मेमोरी लॉस भूलने की बात को बोलते हैं। और एक और वर्ड होता है भूलने की बीमारी, जिसकी बीमारी को क्या बोलते हैं, एल्जाइमर, ठीक है। एल्जाइमर जिसका एक बीमारी का नाम है, जिसका होता है, इसके अंदर भी आप स्टेज 1 होते हैं, स्टेज 2, इसके अंदर भी आप भूलते जाएंगे, अपने परिवार तक भूल जाएंगे, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को भूल जाएंगे, ठीक है। और एमनेसिया भी लॉस ऑफ मेमोरी होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, कॉमा आदमी चल जाता है। तो लव नहीं होगा, लव पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। बीमारी से रिलेटेड लव का क्या काम है, डल मतलब खराब होता है, तो एमनेशिया, इसका कोई वर्ड नहीं। और जो आपका इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, इन्फॉर्म कर देना, तो ये भी ऑप्शन गया, बचा नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, मैं सारा वोकैबुलरी आपको लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा क्योंकि जितने भी वोकैबुलरी सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने कर सके आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एप्रोप्रिएट इडियम्स, वापस इडियम्स आया है, इसको फटाफट बनाइए, आपके पास टाइम है। और इडियम्स के बाद फिर नीचे वन सब्स्टिट्यूशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए करिए। बन गया, चलिए। तो ईडीएम है आपका अ डार्क हॉर्स, क्या है, अ डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स से आपके क्या दिमाग में आ रहा है, सिंपल, काला या एकदम गहरा, कोई भी रंग का एकदम गहरा, समझ लो ना कि काला, समझ लो कि काला घोड़ा, या जो भी रंग है, जो भी रंग का घोड़ा है, वो थोड़ा क्या है, उस रंग से थोड़ा हाईएस्ट डार्क में है। ये मीनिंग समझ में आ रहा है। बट ईडीएम का यही खेल है, दिखता कुछ और है, मतलब बोला जाता है कुछ और है, निकलता कुछ और है।
द डार्क हॉर्स का ये नहीं मतलब है कि काला घोड़ा। डार्क हॉर्स का मतलब होता है बहुत ही आप लोग से मतलब है। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि लगता नहीं है कि वो आगे कुछ कर सकता हो, लेकिन वो करके दिखा देता है। ठीक है? जैसे कि आप लोग में से भी हैं, अगर आप अपने घर पे अगर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, तो आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग हो गए, जैसे कि एक पर्सन ले लिया हम लोग ए व्यक्ति, दूसरा है आपका बी व्यक्ति। अब इसके अंदर ये जो पर्सन है, ये खाली इधर-उधर घूमते रहता है, ठीक है? और ये जो पर्सन है, खाली पढ़ते रहता है। मतलब कि जहाँ भी कोई देखे तो सिंपल लगता है, क्या दिखता है कि वो बच्चा पढ़ते रहता है। अब दोनों में से जब सीरियल का फॉर्म आया, तो बच्चा निकाला ये, ठीक है? ये, बट इसका नहीं निकला, प्री भी नहीं निकला, ये पूरा निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको लग रहा था कि जो कुछ नहीं करेगा, वो ही आदमी जाके कुछ कर लिया। उसी का मतलब होता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स होता है कि योग्यता, मतलब कि प्रत्याशी जो कि दिखता नहीं है बट इसकी योग्यता आगे चल के दिखा देती है, उसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। तो पहला ऑप्शन आपका इन डिसऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। इन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि सही सही क्रम से ना रखा जाना या सही ढंग से ना रखा जाना, उसी को बोलते हैं इन डिसऑर्डर। तीसरे क्वेश्चन है नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। जब इन आप अनकंफर्टेबल पोजीशन का मतलब होते हैं उसी को, जैसे कि बोलते हैं कि फिश इन अ ट्रबल वाटर, इसका भी एक इडियम बनता है, इसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जब तड़प रहा है और अच्छे पोजीशन में नहीं है, उसी को बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर, उसी का मीनिंग है। तो दूसरा ऑप्शन गया। तीसरा है अ कंपिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा सी? इसीलिए होगा कि अ कंपिटिटर, जो भी कंपिटिटर है या जो भी प्रत्याशी है, वो ऐसे उभरता है अननोन कैपेबिलिटी, उसके अंदर लगता नहीं कि कैपेबिलिटी है वो चीज करने के लिए, बट वो दिखा देता है आगे। उसी को बोलते हैं छुपा हुआ रुस्तम। याद रखिएगा, क्या? छुपा हुआ रुस्तम, जो कि ना लगे लेकिन आगे चल के कुछ कर लेता है। और लास्ट ऑप्शन बचा आपका अनलकी पर्सन। ये होता है आइडियम होता है अ ब्लैक शिप। क्या? अब ब्लैक शिप को बोलते हैं अनलकी पर्सन, अशुभ व्यक्ति को बोलते हैं ब्लैक शिप। ईडियम हो गया, ठीक है? अच्छा, इसको लिख लीजिएगा, ये शायद काम देगा, बहुत ही अच्छा बात है। एक डार्क हॉर्स एनिमल हो गया, और ये भी याद रखिएगा अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप होते हैं वैसे, बट इसको अशुभ मानना है, ठीक है? और याद रखना, मैंने याद करने का तरीका बताया था, मैंने डार्क हॉर्स से ऐसे याद किया था, बताता हूँ मैंने कैसे याद किया। डार्क हॉर्स से मैंने ऐसे याद किया था कि बहुत सारे घोड़े थे, और जिसमें से जो डार्क घोड़ा था वो दौड़ने में कमजोर था, लेकिन जब रेसिंग में सब गए तो सबसे फर्स्ट नंबर कौन लाया? डार्क हॉर्स। अब इससे मैंने क्या याद किया कि जो इसको अननोन कैपेबिलिटीज था, बट जब से ही उसको पता निकाल दिया दौड़, तो लगा कि अब नॉन कैपेबिलिटीज है, उसको लिख जाता है कैपेबिलिटीज, ठीक है? वैसे मैंने याद किया था। और ये द ब्लैक शिप मैंने कैसे याद किया था? ब्लैक शिप, क्योंकि मैं आज तक कभी ब्लैक शिप देखा नहीं है, और जहां ही ब्लैक शिप देख लूंगा तो मुझे मेरे लिए क्या अशुभ है, तो अशुभ व्यक्ति को बोलते हैं ब्लैक शिप, ठीक है? चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते हैं OWS, जो कि बच्चे को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन अनलिमिटेड याद नहीं ना, क्योंकि सिलेक्शन वही ले जाता है जो कम घंटे में पढ़ के निकाल सकता है। 12-12 घंटे वाले पढ़े बच्चे नहीं निकाल पाते, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, स्टडी के साथ स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट से फिर खाली पढ़ने से नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला घोड़ा भी करता है, गधा भी करता है, पर गधा गधा क्यों रह गया, घोड़ा घोड़ा क्यों रह गया? समझ पा रहे हैं? उसी तरह ये भी है आपका। इसको वन सब्स्टिट्यूशन वही होता है कि इसके अंदर होते हैं 1000 वर्ड, लेकिन याद क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लमसम अगर मिला के एवरेज में बोलूँ ना, तो 4 से 500 अगर आप इस चीज को लेके चलते हैं, तो आउट ऑफ 100 में से जितने भी एग्जाम होते हैं ना आपकी, कोई भी सरकारी, वो सभी सरकारी एग्जाम में आपको फायदेमंद करेगा। हर एक क्वेश्चन अटेंड हो जाए कम से कम, लेकिन 4 से 500 वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। होते अनलिमिटेड है, ऐसी बात नहीं है। हर एक चीज का मतलब है, टेबल मतलब चेयर समझते हैं, तो ए से बनने वाले तो लाखों वर्ड है, बी से बनने वाले बहुत सारे वर्ड है, बट कुछ गिने चुने वर्ड को याद करना है जो कि एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत होते हैं, तो इसी का मतलब है। और ये लिखा है, ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है? ये पूरा एक सेंटेंस है, और यही सेंटेंस का 4 ऑप्शन है जिसके अंदर आपको यूज करना है। तो पहला है अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो ऐसा बुक जो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। मतलब बुक तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान के चले ये बुक है, ठीक है? कॉपी है, तो ये जो बुक दिख रहा है आपको, ऐसा बुक हो जिसके अंदर सारी दुनिया का इंफॉर्मेशन भरा हुआ। सारी दुनिया का मतलब कि अधिकतर चीज का, दुनिया का मतलब ये नहीं कि मैप वैप सब, मैप तो एटलास बन जाएगा। ऐसा चीज की बहुत सारे क्या इंफॉर्मेशन कंटेन्स वेरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया आपका, बायोलॉजी,
उसमें एक बुक में बहुत सारे रहते हैं, एनाटॉमी में आ जाते हैं, बहुत सारा चीज एक बुक में रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका इंसाइक्लोपीडिया, दूसरा आपका मैन्यूस्क्रिप्ट, तीसरा है द सॉरस, थियोसॉरस कर लीजिएगा, सॉरस तो डायनासोर में चलेगा, छोड़िए। लास्ट ऑप्शन है आपका डिक्शनरी। 4 ऑप्शन है, ठीक है? तो फटाफट टाइम देते हैं क्योंकि ये थोड़ा मजा आता है वन सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है? बनाइए इसको। चलिए, तो आया आया सबको समझ में? आई थिंक बहुत लोग ऑप्शन डी मारे होंगे और बहुत लोग ऑप्शन बी मारे होंगे और बहुत लोग ए भी मारे होंगे, बट कोई सी नहीं मारा होगा, सी में जानकारी नहीं है। तो बात करते हैं, एक एक ऑप्शन को देखे, तो चलो ट्विस्ट लाते हैं। तो पहली बात करते हैं डिक्शनरी, नीचे से चलते हैं, नीचे समझ आएगा। पहली बात डिक्शनरी, डिक्शनरी क्यों नहीं होगा इसका कारण मुझे पर मेरे पास हजार है। डिक्शनरी होता क्या भाई? डिक्शनरी होता है वर्ड का मीनिंग बताता है, ना कि पूरे वर्ल्ड सब्जेक्ट का डिस्कशन कर देता है। समझ पा रहे हो ना? डिक्शनरी ना कोई बुक है। अब बुक भी होता है तो उसके अंदर हर एक मीनिंग का, वर्ड का मीनिंग पता चलता है, ना कि आपको इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट को देता है। तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा है कि द सोरस, सोरस कोई वर्ड नहीं है, खाली इसमें डायनासोर का एक इवोल्यूशन दे दिया गया है, तो पहला ऑप्शन नंबर सी काट दीजिए, ये कोई बुक का नाम नहीं है। तीसरा ऑप्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। क्या होता है? हस्तलिपि। हस्तलिपि समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बच्चे समझ पा रहे होंगे। हस्तलिपि जो हिंदी मीडियम के होंगे, ठीक है? हस्तलिपि, हस्तलिपि का मतलब होता है जब आप चीज कोई हाथ से लिखा हुआ हो, कि पहले के जमाने में पेन पेंसिल तो था नहीं, उस टाइम पे मोर के पंख से इंक से लिखा जाता था। तो वो लिखा जो हस्तलिपि है, जो भी चीज आज के टाइम पे भी लिखे जा रहे हो आप हाथ के द्वारा, उसी को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और लास्ट ऑप्शन जो आपका ए है, तो ए भी कट गया आपका, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेशन है नहीं। बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए, और बिल्कुल सही है। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा बुक है जिसके अंदर आपको भी परचेस करना है चीज को, ठीक है? आप कभी इंसाइक्लोपीडिया जाना लाइब्रेरी में और उस चीज को लीजिएगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा कितना 3D स्ट्रक्चर में डिटेल दिया जाता है, कि बायोलॉजी का हर एक जो मेन पॉइंट है उसमें डिस्कशन रहेगा, फिजिक्स के पॉइंट रहते हैं आपके, और हिस्ट्री, मतलब कि मेन ऑफ द पॉइंट समझे कि बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें एक इनक्लोज होता है, ठीक है? इसी को बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। क्या? इंसाइक्लोपीडिया। इसमें क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है? याद रखिएगा, बोल दिया आपको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर होता है, तो इसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? बट याद रखिएगा कि ऐसा बुक जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट को कंटेन करके रखता है, उसी को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है? चलिए, बाकी समझा दिया आपको, लिख लीजिएगा, क्योंकि हर एक आपके वोकैबुलरी लेके चलना है हमें, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं। अच्छा, एक और ए पॉइंट है, क्योंकि अभी तक एक ही किया ना हमने, चलो इसको भी कर लीजिए। अ प्लेस वेयर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, ऐसी जगह जहां पे डेड बॉडीज को गाड़ते हैं, ठीक है? जलाते नहीं है, गाड़ते हैं। अब गाड़ने वाला सिस्टम कुछ ही रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में नहीं है, बट गाड़ते हैं। तो चले बात करते हैं। पहला आपका सेंटी, सॉरी, दूसरा है एडेंडम, तीसरा है आपका सिमेट्री, और चौथा है आपका सेलिबेसी। फटाफट इसको बनाइए। चलिए, हो गया। द प्लेस वेयर अ ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, ऐसी जगह पे जहां पे डेड बॉडीज को गड़ा जाता है। तो एक तो ये धर्म हो गए आपके, ठीक है? और एक ये सिंपल होता है, ठीक है? आरएसएन में ताबू जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों सिस्टम में जितने डेड बॉडीज हो उनको हटाया जाता है, ठीक है? तो ये आप समझ रहे हैं। अब वो प्लेस को क्या बोलते हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे डेड बॉडीज को गाड़ा जाता है तो उसको शमशान घाट बोलते हैं, और जहाँ पे कृष्ण के डेड बॉडीज को गाड़ा जाता है ताबूत के साथ, उनको कुछ और बोलते हैं। जी नहीं, ऐसा वर्ड नहीं है। इसके लिए एक वर्ड लगता है, और वो 4 ऑप्शन में से है सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ही होता है शमशान घाट। क्या होता है? शमशान घाट, ठीक है? हिंदी में स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो माफ कीजिएगा, ठीक है? बाकी इसको बोलते हैं शमशान घाट, सिमेट्री, ठीक है? पहले आपका सेंटीपेड है, क्यों नहीं होगा? सेंटीपेड का मतलब समझ लिया, सेंटीपेड क्या होता है? सेंटीपेड का मतलब होता है बहुत सारे पैरों वालों, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे पैरों वाले जानवर कैसे कैसे होते हैं बताइए? कॉकरोच है, कॉकरोच से बहुत सारे पैर होते हैं। एक आपने कनगोजर सुना है, जो बहुत सारा पैर निकलता है, ठीक है? जो भी जितने सारे, आप केकड़ा बोल सकते हैं, दो नहीं चार हो जाता है।
आप समझ में आ रहा है बातों को? तो उसी तरह अब राम जी का जो घोड़ा बोलते हैं, जो बारिश में बहुत निकलता है, वो भी बहुत सारे पैरों से चलता है। तो जो बहुत सारे पैरों वाले जानवर होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं सेंटीपेड। और दूसरा ऑप्शन जो है आपका एडेंडम। एडेंडम मतलब कि जोड़ने योग, कोई चीज जब जोड़ने योग होता है उसी को बोलते हैं एडेंडम, याद रखिएगा। और लास्ट आपका जो डी सेलिबेसी। सेलिबेसी बहुत अच्छा वर्ड है, अब हमारे लिए भी लगता है, आप सभी के लिए लगता है, जो कुंवारापन जी, ठीक है। कुंवारापन का मतलब जो अनमेरिड बॉय बोलते हैं, चाहे अनमेरिड, अनमेरिड गर्ल के लिए मैडनहुड लग जाता है, या उसको फीमेल के लिए बहुत लगता है। अगर आपको लिखा देते हैं, 1 मिनट, सब काम देगा आपको, देखिए। अ, जैसे कि बात करें तो फीमेल के लिए बहुत सारे वर्ड बनते हैं, आपको मैंने शायद पहले आपको लिखा है, बेलिकोज बनता है, ठीक है। फेमिनिस्ट बनता है, फेमिनिस्ट, ठीक है। बैचलरहुड सब समझते हैं, ठीक है। एक लास्ट जो सेलिबेसी लिखा आपने अभी, ये फीमेल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फेमिनिस्ट के बाद बनता है फिलेंडर, ठीक है। फिलेंडर, फिलेंडेड के बाद बनता है आपका श्रीयू भी बोल सकते हैं, ठीक है। श्रीयू बोल सकते हैं, SHERUW, एक मिनट, शिव, ठीक है। और भी वर्ड सारे होते हैं, एडल्ट्री, एडल्ट्री, ठीक है, ये फीमेल के लिए वर्ड होता है। और बेलिकोज हो गया, फेमिनिस्ट हो गया, सेलिबेसी हो गया, फिलेंडेड हो गया, स्क्रीव हो गया, शिव हो गया, SC काट दीजिएगा, एक मिनट, शिव होता है, शिव, हाँ, SHREW, ठीक है, शिव होता है। फिर एक होता है आपका टॉम बॉय, सुना है आपने, टॉम बॉय। एक होता है कॉन्क्यूटल, कोक्यूटल, ठीक है, कॉन्क्यूटल। ऐसे तो 2-3 और वर्ड है, तो भाई इसमें ही समझा देते हैं आपको। जो आपका पहला बेलिकोस, ये वुमेन के लगता है। बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू स्त्री, ठीक है। झगड़ालू मतलब कोई चीज में जल्दी लड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं बेलिकोस, तो पहला ऑप्शन है। दूसरा होता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि जो कि वुमेन के लिए काम किया जाता है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं वर्क फॉर द वुमेन, ठीक है। आया समझ में? तो जो कि महिला के लिए, महिला ही काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं फेमिनिस्ट। तीसरा आपका सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब कुंवारापन, जो भी आपने सीखा। चौथा आपका फिलेंडर, फिलेंडेड का मतलब ये होता है कि जो कि बॉयज, बॉयज बोल सकते हैं, या वन हु, वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज, या गर्ल बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि वुमेन चाहे लेडीज बोल सकते हैं, जो कि औरतों के साथ जब फ्लर्ट करता है उसको बोलते हैं फिलेंडर, पीछे पीछे चलता है, उसी को बोलते हैं। पांचवा बोलते हैं स्त्री, श्री का मतलब झगड़ालू स्त्री, इसके साथ ही लगेगा। एडल्ट्री होता है जब आप करें, मतलब कि ये सब लेडीज के लिए ज्यादा यूज होता है, ये वर्ड, सारे वर्ड, तो ध्यान दीजिएगा। शादीशुदा होने के बाद जब भी आप किसी से रिलेशनशिप रखते हैं, उसी को बोलते हैं एडल्ट। और लास्ट जो आपका 7 है टॉम बॉय और आपका कॉन्क्यूटल। टॉम बॉय उसको बोलते हैं जब वन हु मैन फ्लर्ट, वन हु गर्ल्स फ्लर्ट विद अ मैन, जब लड़की लड़का के साथ फ्लर्ट करे, उसी को बोलते हैं आपका टॉम बॉय। और कॉन्क्यूटल उसको बोलते हैं जब जब एक से ज्यादा अफेयर चलते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्क्यूटल, ठीक है। तो ये सारे जो मेन वर्ड है आप याद रखिएगा, वेलिकोस, फेमिनिस्ट, सेलिबेसी, फिलेंडर्स, यू, एडल्ट्री, टॉम बॉय, कॉन्क्यूटल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ सेलिबेसी से क्या हो गया, कुंवारापन, याद रखिएगा, ठीक है। और और होता है स्पिंस्टर भी होता है, स्पिंस्टर मतलब भी कुंवारी लड़की होता है। आपका मैडन भी होता है, इसको बोलते हैं कि बिना शादीशुदा एकदम एज, जो एजगर होता है ना, उसमें बोलते हैं मैडन, ठीक है, स्पिंस्टर, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, तो बहुत सारे वर्ड लिखवा दिए जो कि लेडीज के ऊपर है। वुमेन के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। एक साइकोफेंट होता है, चापलूस स्त्री, जो कि हर एक चीज में चापलूस करे बातों को, साइकोफेंट बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिटेड, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिटेड इनटू द 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब इसके अंदर है, ये जो सेंटेंस है आपके 4 पार्ट में स्प्लिट किए गए हैं, और इसमें हमको ग्रामेटिकल एरर निकालना है। ये ग्रामर कोई प्रकार का एरर है कि नहीं, एरर का मतलब है सेंटेंस में कोई करेक्शन है कि नहीं, या ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं, वो देखना है हमें, ठीक है। चलिए, तो 4 आपके पास, 4 है ना, 1 2 3, 3 है, 4 है, 4 है, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन है हर सेल्फ,
हर सेल्फ के साथ गैप नहीं होगा, हर सेल्फ एक साथ में आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। हर सेल्फ इज अ टीचर बट ही डज नॉट अवेल हर सेल्फ फॉर द चांस टू प्रॉस्पर। तो पहला जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, क्योंकि ए में साफ साफ दिख रहा है कि मैंने सब्जेक्ट का स्टार्टिंग किया है हर सेल्फ। हर सेल्फ का मतलब कि मैंने जो स्टार्टिंग किया सब्जेक्ट वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट किया है। किसी से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट किया है, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नाउन और उसका रूल की गलत उपयोग हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट ना कि कभी ऑब्जेक्ट में यूज होता है, पहली बात, जो कि प्रोनाउन में मैंने पढ़ा दिया, वहां पे जाके क्लास कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं, माई सेल्फ कभी नहीं बोलते हैं। बोलते हैं ना कि माई सेल्फ सिंग सनी, तो माई सेल्फ नहीं होता, आई एम सिंग सनी या माई नेम इज सिंग सनी बोल सकते हैं। माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इन सभी का यूज आप कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में गलती है। दूसरे चलते हैं कि दिस इज द सेम गर्ल हु यू मेट यस्टरडे इन द इंस्टीट्यूट। वापस एक और एरर जो कि प्रोनाउन का ही है। दिस इज द सेम, द ओनली या द लिटल दिख जाए आपको, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि कहीं भी आपको द सेम, ठीक है, उसी की तरह द लिटल, द फ्यू, द ओनली, ठीक है, एवरीथिंग नथिंग, इतना बस ये द वाला आपको लिख लीजिए, और भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो द वाला वर्ड है क्योंकि इनके साथ ज्यादा कंपेयर होता है, द लिटल, द फ्यू, द ओनली, द सेम, इनके बाद जो आने वाला जो होगा आपका जो भी रिलेटिव प्रोनाउन, या ना कि हु होगा, ना हु होगा, ना विच होगा, और होगा तो होगा क्या होगा, वो होगा डैड, याद रखिएगा, ठीक है। इनके बाद द सेम के पास द लिटल, फ्यू, द ओनली के साथ डैड लगता है, और इसमें ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से, एवरीथिंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, एवरीथिंग भी लग जाता है इसके अंदर, ठीक है, HING, ठीक है, एवरीथिंग बोल सकते हैं। आपके एनीवन बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, एनीवन, यहाँ पे मोर देन वन बोल सकते हैं, मोर बोल सकते हैं, तो बहुत तीन वर्ड हो जाते हैं। बट ये जो मेन रिपीटेड एग्जाम में आते हैं, द सेम, द लिटल, द ओनली या द फ्यू के साथ, ना कि हुच, ना ही हु, ना ही विच, और सिंपल आप डैट का प्रयोग करिएगा। तो यही क्वेश्चन यहीं पे था। इसके अंदर देखिए, ये भी ग्रामर का रूल था कि दिस इज द सेम, द सम देखते ही आगे वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो किस में होगा, हु में नहीं होगा, ना होम में, सिंपल क्या हो जाएगा, डैड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डैड। तो जो सेंटेंस करेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, आप पहले डैड कर लेते हैं, ये हो जाएगा दिस इज द सेम गर्ल डेट यू मेट यस्टरडे इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद आया। चलिए, थर्ड ऑप्शन है, हार्डली हैड ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट देन इट बिगेन टू रेन हैविली। तो पहले मैं एरर निकालना चाहूँ तो मैं हार्डली एक वर्ड पकड़ रहा हूँ जिसके अंदर एरर निकल सकता है, तो इसको देखते हैं। हार्डली के बाद या हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, एक और वर्ड लिख लीजिए यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट काम आएगा आपको, कि आपको कहीं भी एग्जाम में अगर ये दिख जाए, ठीक है, सारे आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, हार्डली दिख जाए, स्कार्सली स्कार्सली दिख जाए, या बेयरली दिख जाए, रेयरली दिख जाए, नो सूनर, ठीक है, लिटल, फ्यू, लीस्ट, ठीक है, लीस्ट, ठीक है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, शेल्डम, शेल्डम लिख लीजिएगा, शेल्डम भी होता है एक, शेल्डम, नो सूनर, ठीक है। अगर ये कहीं भी वर्ड आपको दिख जाए, ठीक है, क्या होगा, एक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद कभी भी हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, शेल्डम, नो सूनर, लिटल, फ्यू, लिस्ट, ये आपका और अनटिल अनलेस भी होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इनके बाद आने वाला जो भी होगा, तो उसके बाद कहीं भी आपको नॉट दिख जाए या नेवर दिख जाए, ठीक है, या कोई भी नेगेटिव शब्द दिख जाए, ठीक है, तो नॉट दिख जाए डायरेक्टली काट दीजिए, नेवर दिख जाए डायरेक्टली काट दीजिए, या नेगेटिव वर्ड भी नहीं आएगा। उसी तरह आपको आगे या सम भी दिया होगा, ठीक है, या सम वन भी दिया होगा, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, सम वन, समथिंग भी दिया होगा, ठीक है, समथिंग दिया होगा, ठीक है, सम, समवन, समथिंग, या, ठीक है, तो सम दिया होगा, समवन दिया होगा, समथिंग दिया होगा, तो सम देखते ही काट दीजिए, समवन देखते ही काट दीजिए, और समथिंग देखते ही काट दीजिए, और इसके बाद जो वर्ड होगा वो सम को एनी में करना होगा, समवन को समवन को एनी वन में करना होगा, और समथिंग को एनी थिंग में करना होगा। ये जो रूल है ये मैंने
आपको कंजक्शन में पढ़ाया है, कंजक्शन के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया है, टेंस में भी पढ़ाया है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ये लेके चलता है, 3 गोल लेके चलता है। तो इंपॉर्टेंट समझ में आता है, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट पॉज करके। इनके साथ कभी भी कोई भी नेगेटिव नहीं करना, नेगेटिव ये होते हैं और इनके जगह पे आप एनी एनिमल लगा सकते हैं, ठीक है। यही तो चीज बात यहाँ पे हो रही थी। और यहाँ पे बात करें तो हार्डली के बाद कोई नेगेटिव वर्ड है पहले वो चेक करिए। हैड ही लेफ्ट इंस्टीट्यूट देन इट बिगेन टू द रेन हेवीली, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो पहले कट गया। अब चलते हैं हार्डली का एक पेयर जो मैंने कंजक्शन में पढ़ाया था आपको, कि हार्डली के साथ कभी ना ही देन लगता है ना ही दिन लगता है, THEN, इसके साथ लगता है कि व्हेन या बिफोर लगेगा, मेनली व्हेन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो जो हार्डली का पेयर है यहाँ पे मुझे देन दिले है, तो देन तो लगता नहीं है क्योंकि कंजक्शन में आपने पढ़ा है। हार्डली के साथ क्या लगता है, हार्डली के साथ व्हेन लगेगा या बिफोर लगेगा, तो व्हेन लगा दीजिए। तो क्या हार्डली हैड ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट व्हेन इट बिगेन टू द रेन, ठीक है, या बिफोर इट बिगेन टू द रेन, याद तरह समझ में व्हेन एंड बिफोर लगता है। तो ऑप्शन नंबर किस में गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी में। आइए उसी तरह लास्ट वीक व्हेन आई रीच रविंद्रस हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। लास्ट वीक एक हिंट मिल गया है, लास्ट वीक का मतलब होता है इसके पहले की बात हो रही है, ठीक, पिछले हफ्ते की बात हो रही है। जब पिछले हफ्ते की बात हो रही है तब पिछला हफ्ता क्या शो करता है, पास्ट टेंस शो करता है, तो आने वाला जितने भी सब्जेक्ट होना चाहिए पास्ट की बात होना चाहिए। तो लास्ट वीक उसने रीच किया था, रीच किया था कि रीच किया था, रीच तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वो तो पहले पहुंच गया था रविंद्रस के हाउस, रीच नहीं होगा बाबू, रीच हो जाएगा रीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ये रीच गलती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो लास्ट वीक व्हेन आई रीच रविंद्रस हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द मुंबई, ठीक है, क्लियर हुआ। पास्ट की बात थी, पास्ट में रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं, आपके स्प्लिटिंग एरर भी खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसका है इसमें दिया है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस अंडरलाइन पार्ट को सेंटेंस में अंडरलाइन इसमें दिया नहीं, मैं कर देता हूँ, ये रहा आपका अंडरलाइन पार्ट, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। हाँ बनाते थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। जिसके अंदर जो अंडरलाइन है सो पुअर, याद रखिएगा क्या है, सो पुअर, ठीक है। ये अंडरलाइन को याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, पहला आपका नॉन एरर केस, दूसरा है आपका टू पुअर, तीसरा आपका, ठीक है, तीसरा जो आपका है वो है सच पुअर, ठीक है, सच पुअर, याद रखिएगा। चलिए तो सो पुअर को अंडरलाइन सेगमेंट में देखते हैं गलत है कि इसके पे सही हो। तो पहली बात करें, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर बी द बियर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मेन काम ये है सो पुअर, क्या सो के साथ पुअर सही हो सकता है, वो तो चेक करना है। तो बात ये चीज, अभी बात चले जाते हैं, ये बात हो जाएगा आपका एडवर्ब की बात, और इसी में एक वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव की बात, क्योंकि ये दोनों लेसन में इस चीज का जिक्र होता है। तो जो बच्चे अगर ये लेसन कंप्लीट किए हैं तो इनका क्वेश्चन राइट होना चाहिए। कैसे, देखिए सो जो होता है, सो का एक पेयर लेके चलता है, उसको बोलते हैं डैट, ठीक है। सो के साथ एक पेयर डैट होता है, इसके इसके आगे कोई डैट हमें दिखा नहीं है, पहली बात। दूसरा ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, नॉन का केस बनता नहीं है, इसको काट दीजिए। टू पुअर, एक टू पुअर है, एक सच पुअर है, एक टू पुअर है, ये जो टू पुअर, तो ये जो टू ऑलरेडी कट गया, यहाँ पे जो बात हो रही है उस बारे में बोल रहे हैं, तो टू पुअर ऑलरेडी कट गया, बचा टू पुअर और सच पुअर। तो बात करें टू और सच में, ठीक है, तो सच एक पॉजिटिव वे में लेके चल जाता है वर्ड को, और ये जो है टू, टू एक नेगेटिव वर्ड में लेके चला जाता है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है, जिस कभी आपने सुना है कि टू हैप्पी, या लिखा हुआ कहीं भी टू हैप्पी, तो बिल्कुल ग्रामेटिकल गलत होता है, टू सैड बोला जाता है, या टू हैवियर बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। टू एक अनप्लीजेंट एडजेक्टिव लेके चलता है, अनप्लीजेंट का मतलब होता है नेगेटिव शब्द को, और वेरी एक प्रेजेंट, प्रेजेंट बोलते हैं प्लीजेंट एडजेक्टिव को लेके चलता है, इसका पॉजिटिव वर्ड। वेरी की हैप्पी बोल सकते हैं, वेरी गॉर्जियस बोल सकते हैं, बट टू हैप्पी नहीं बोल सकते, टू गॉर्जियस नहीं बोल सकते। उसी तरह में बात करें तो सो तो पहले ही गलत होगा क्योंकि इसके आगे मुझे डैट का मिला नहीं, और अगर रिप्लेस भी करना है तो मैं इसके साथ टू के साथ करूंगा, ना कि सच के साथ करूंगा। क्लियर हुआ, टू के साथ करने का मकसद क्योंकि टू पुअर एक नेगेटिव शब्द है और इसके साथ टू बिल्कुल जायज है। क्लियर, तो सो पुअर को काट के टू पुअर कर लीजिएगा। चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए, तो पहले आपका इनकरेक्टली निकालना है फ्यूचर, लेशर, फिगर और फ्लेवर। चलिए इसमें देखते हैं कौन गलत है, फटाफट इसको बनाइए। अब ये कॉमन सेंस पे डिपेंड रहे, क्योंकि आपने जितना अभी तक बचपन से वर्ड, तो वही सारे वर्ड का हेर फेर किया जाता है। बट जिसका पहले से बहुत अच्छा इंग्लिश स्ट्रांग है, हर एक मीनिंग समझ पाता है, हर एक जो बोले उसको लिख देता है, तो समझ लो इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए बनाइए इसको। पहले आपका फ्यूचर, लेशर, फ्लेवर, फिगर। तो फ्यूचर तो बिल्कुल सही है, फ्यूचर की स्पेलिंग मुझे सब जानते हैं कि आप बिल्कुल राइट मारिएगा, तो ये पहले से ही सही है। हमने इस पे ये सही है, इनकरेक्ट नहीं है, तो पहले गलत काट दिए, ठीक है। दूसरा बात, दूसरा बात चले तो लेसियर, लेसियर भी वर्ड बिल्कुल सही है लेसियर ऐसे ही लिखा था, ये भी कट गया। दूसरा आपका फिगर, फिगर का मतलब चित्र, जो भी ऐसे लिखा था, ये भी कट गया। ऑप्शन बचा बी, फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब होता है, समझ रहे हैं आप, जो बोलते हैं ना खाना में डिलीशियस फ्लेवर चाहिए, ठीक है, सॉल्टी चाहिए, ऐसा स्वाद चाहिए। तो फ्लेवर जो स्वाद हो गया आपका, फ्लेवर की स्पेलिंग ये नहीं होता, फ्लेवर क्या होता है, FOUR, ठीक है, फ्लेवर, ठीक है, ये हो गया स्वाद अनुसार फ्लेवर, ना कि फ्लेवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब गिवन सेंटेंस में है मिसस्पेल्ड वर्ड है, मिसस्पेल्ड मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है वर्ड। चलिए अब गलत सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये गलत है, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसके अंदर चारों में से एक सही है आपका, और वही हमको चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है पहला सवाल क्या है, इज रिप्रोडक्शन वेजिटेशन आल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि वेजिटेशन रिप्रोडक्शन है, वो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो पता करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला आपका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, तो ये तो पहले ही गलती है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कि ना कि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, पहले ही कटा गया, ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन है इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बिल्कुल यहां तक सही है। आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जी बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल। असेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे जो असेक्सुअल था वो एक्स पहले था, यहाँ पे तो गलत है, ठीक है, गलत है, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक था, इसके हिसाब से गलत, बाकी सेंटेंस पूरा सही था। ऑप्शन नंबर सी में इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस सवाल पूछा गया, सवाल के साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे था, यहाँ तक सही था, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बाद आल्सो, आल्सो के बाद टाइप, और सेक्सुअल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और रिप्रोडक्शन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन की बात करें तो इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे फुल स्टॉप था, जो कि इस सवाल राइज किया गया, तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जो कि नहीं था इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चला गया। चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फटाफट। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बिकम ब्लैंक एट हैंडलिंग माई इमोशन, जो कि लास्ट कुछ साल बाद कि मैं क्या बना, मैं अपने चेंजेबल, मैं अपने सिस्टम में क्या चेंज लाया, वो इसके अंदर है। पहला आपका सब्जेक्टिव, दूसरा आपका पॉजिटिव, तीसरा अप्रिशिएटिव, और चौथा है आपका एडेप्ट। तो जो फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, कुछ साल पहले मैंने अपने आई हैव बिकेम हैंडलिंग माई इमोशन, मैं अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को हैंडलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ साल बाद कर रहा है चीज, पहले ऐसा नहीं था व्यक्ति, कुछ साल बाद कर रहा है। जब वो कुछ साल बाद कर रहा है तो कुछ उसके अंदर कुछ अवधारणा आई होगी, तभी तो कर पा रहे हो। तो पहले आपका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का कोई मतलब ही नहीं इसके अंदर है, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब खुद का अधिकार, तो पॉजेसिव नहीं होगा, ठीक है, ये इसके अंदर रूल कहाँ आ जाएगा। अप्रिशिएटिव, अप्रिशिएटिव मतलब कि किसी को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन का कोई लैंग्वेज ही नहीं, वो अपने आप में चेंज करेगा, और चेंज क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। अडेप्ट का मतलब ही होता है अपने वातावरण को ढालना उसी प्रकार से, जैसे कि एक कैमल, कैमल क्या करता है, ही इज अडेप्टेड ऑन द एनवायरनमेंट इन डेजर्ट, और डेजर्ट में अपने आप को अडेप्ट कर चुका है, इसलिए वो जी पाता है। हम अपने नॉर्मल टेम्परेचर में अडेप्ट हो चुके हैं, इसलिए हम जी पाते हैं, ना कि ठंडा, ना कि ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे अडेप्ट कर लीजिएगा, तीनों ऑप्शन कट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 7 आ गए हैं पेज पे, फटाफट देखिए। द क्रूज शिप, ए बी फिल इन द ब्लैंक से, द क्रूज शिप ब्लैंक इन नवंबर इन दिसंबर, याद रखिएगा क्या है क्रूज शिप। क्रूज समझते हैं, क्रूज मतलब बहुत बड़ा जहाज, ठीक है, एक नहीं बहुत, जैसे कि उसमें
होटल भी होते हैं, उसमें गार्डन भी होते हैं, उसके अंदर प्लेइंग फुटबॉल मैच भी हो जाएगा और इतने बड़े सिटी है कि पूरा फ्लैट लेके चलता है, एक पूरा दुनिया लेके चलता है अलग, उसी को बोलते हैं क्रूज, बहुत बड़ा जहाज को बोलते हैं। अच्छा, शिप, सेल्स, शेल्स या शील, तो सील तो पानी वाले पहले कट गया, सेल्स ये दूसरा सेल्स है जो कि नहीं होगा, ये सेल्स मतलब बेचना, प्रॉफिट लॉस का सवाल हो गया, और ये जो आपका ए हो गया ये सेल्स, तो समुद्र के साथ सेल्स लगता है, समझ में आ रहा है? सेल्स, सेल्स मतलब कि जो समुद्र में पानी चलता है, कि द क्रूज शिप सेल्स इन नवंबर इन दिसंबर, ना कि बेचा गया उस चीज को, ठीक है, बेचने वाला सेल नहीं है। शिप के साथ कभी भी हमेशा आप SAILS लगाइएगा, ना कि ये सब सारे सेल्स, याद रखिएगा। तो इसमें लग गया द क्रूज शिप सेल्स इन नवंबर इन दिसंबर, ठीक है, चलता है, तैरता नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे स्वीप इज स्विमिंग, जहाज तैर नहीं रहा ना, आदमी तैरता है, और जहाज के लिए सेल्स लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 है, चलिए देखिए 11 क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम, फ्रॉम हो गया, फॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है, FORM होता है, फ्रॉम मतलब से, फॉर्म मतलब उस चीज के लिए, टाइप राइटिंग मिस्टेक हो गया। चलिए, दे वेर सिंगिंग अ सॉन्ग, पहला ऑप्शन है पैसिव वॉइस, दे वेर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो दे वेर सिंगिंग अ सॉन्ग क्या है, इसका चार ऑप्शन दिया है, ये है आपका एक्टिव पैसिव और इसको बनाना है पैसिव फॉर्म में, चलिए ठीक है, ये एक्टिव है, इसको पैसिव फॉर्म में बनाना है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो है मैंने एक्टिव पैसिव का ट्रिक बताया है, वो चीज पढ़ा भी दिया है बहुत अच्छी तरह से, आप लेक्चर में देख सकते हैं हमारे चैनल पे, कि मैंने हेल्पिंग वर्ब पकड़ के ही सारे एक्टिव पैसिव बना दिए, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वर, क्या है वर, वर क्या है पास्ट, अब पास्ट के अकॉर्डिंग आने वाला पास्ट होना चाहिए, तो बात करते हैं, तो पहले आपका सिंगिंग, इसमें तो ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, तो पहला ऑप्शन गया, दूसरा है अ सॉन्ग, बिल्कुल अ सॉन्ग, इसमें भी बट इसमें नहीं है, तो भी ऑप्शन काट दीजिए, बच गए, दो ऑप्शन बचा हमारे पास, यहाँ पे वर है, वर का वर है, यहाँ पे वॉस था, ये भी ऑप्शन कट गया, चलो, यहाँ पे वर है, वहां पे दोनों पास्ट में भी नहीं काटेंगे, बात करते हैं यहाँ पे आईएनजी फॉर्म था, यहाँ पे आईएनजी को हटाने के लिए बिंग लगता है, तो इसमें बिंग था, इसमें बिंग था, अभी तक सही है, और सॉन्ग बाय थैंक्स हम दोनों में सही है, बट बात करें अ सॉन्ग एक प्लूरल है कि सिंगुलर है, वो पे डिपेंड करता है, तो अ सॉन्ग एक सिंगुलर है, अ सिंगुलर के साथ वर आया, तो ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी कट गया, और द सॉन्ग के साथ ए आना चाहिए, ये मतलब कि वॉज आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी इसमें दिया है, तो क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग वाज बिंग संग होगा, इसमें सब में सॉन्ग हो गया, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे संग कर लीजिएगा, संग कर लीजिएगा, ठीक है, सिली मिस्टेक है, ओ हो गया यू की जगह पे, ठीक है, चले, सेंग सेंग, ठीक है, यहाँ पे सेंग कर लीजिएगा, सेंग होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंग होता है संग नहीं, चलिए, चलिए, यू हैव टू परफॉर्म दिस, लास्ट नहीं होगा, टास्क होगा यहाँ पे, दो तीन जगह मिस्टेक हो गया है, हमारे टाइप राइटर है जो टाइप करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा उनसे मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, और लिखावट में भी कभी पता नहीं चलता है, तो इसको इग्नोर करिएगा, बट यहाँ पे मैं बता दिया आपको, टास्क कर लीजिएगा, और उसके अंदर जो था वो समझ पा रहे हैं, तो यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, अब हेल्पिंग ऑफ इसमें क्या पड़े, हैव टू दिख रहा है, हैव टू का मतलब है मॉडल, क्या है, मॉडल, ठीक है, हैव टू का मतलब क्या है, मॉडल, अब मॉडल जब पैसिव में चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है, तो मॉडल को चेंज करने में क्या होता है, बी लग जाता है, सिंपल सी बात है, तो इसके अंदर बी ढूंढेंगे, यहाँ पे दिस टास्क था, दिस दिल है तो पहला द है, तो पहला ऑप्शन गया, यहाँ पे दिस है, यहाँ पे भी दिस है, यहाँ पे भी दिस है, ठीक है, अब बात करते हैं हेल्पिंग ऑफ, हैव टू बी होना चाहिए, तो यहाँ पे हैव बीन है, ऑप्शन नंबर बी गया, यहाँ पे हैज टू है, अभी तक रहने दीजिए, और यहाँ पे भी हैज टू है, यहाँ पे हैज टू बी है, बट यहाँ पे हैज टू बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्लियर हुआ, हैज टू बी, हैज क्यों लगा, क्योंकि दिस टास्क आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से हैज लगना जायज था, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, अब नरेशन को हमें देखना है, तो पहला है कि माई मम्मी सेड द सन राइज इन द ईस्ट, नरेशन है, और नरेशन कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ पर, कि जो बात सही में है, पहले से ही चीज आ रही है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही पैसिव में, ना ही नरेशन में, अब मम्मी सेड बोली है, तो द मम्मी सेड, द मम्मी सेड, द मम्मी, तीनों में से, बस इसमें डैड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला ए गया, ठीक है, इसके अंदर था द माई मम्मी सेड, माई मम्मी सेड और माई मम्मी सेड, तीनों में सही है, अब डैड तीनों में लगा है,
पहला है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, और राइजेस इन द ईस्ट पहला ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी सही हो गया। और यहाँ बात करें द सन राइजिंग दिले है, यहाँ पे राइजन दिले है, तो कभी भी आप सन जो ईस्ट में जो उगता है उसके अंदर वर्ब की क्रिया में आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। और जो राइजेस लगता है प्रेजेंट के फॉर्म में रहता है, ना कि पास्ट के फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो कट गया आपका ऑप्शन नंबर सी, डी और ए, बच गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 10 सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए, अब आते हैं जो मेन है आपका, जो आपके एमटीएस या कोई भी एग्जाम में जो पैसिव पैसेज पूछा जाता है, पैसेज, फॉलोइंग पैसेज, वो या तो क्वेश्चन या तो के पेपर में सबसे पहले दिया होगा, या तो क्वेश्चन के आखिरी में देगा। मोस्ट ऑफ द 90% केस में अभी तक आखिरी मिलते जा रहा है, या फर्स्ट में भी दे सकता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन है चीजें, ठीक है, इसीलिए। और ये चीज होता है, कहीं से पूछता है, ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए रूल पढ़ना होता है। अब इसके लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, चाहे तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन इसको हल्का मुल्का हिंदी में समझिए, या तो पूरे लैंग्वेज को समझिए एक ही बार में, जिसके अंदर आप ऑप्शन को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप उसको पढ़ लेते हैं कि इस चीज में किस चीज की बात हो रही है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। द गैसेस ब्लैंक अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट, the gases under gravitation and form the galaxies of the present day is the solar system of Milky Way galaxy was supposed to have been the form about 4.5 billion years back. There was no blank on early Earth water vapor, Earth methane, carbon dioxide and ammonia released from the masses converted the surface. तो ये जो बात हुआ है बायोलॉजी के क्वेश्चन से उठाया गया है, और ये बात हमारे गैलेक्सीज, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम के बारे में बोला गया है। अब इसके अंदर वैसे ही क्वेश्चन हमारे बनना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है कि द गैसेस ब्लैंक अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे, जो गैसेस थे वो कैसे फॉर्म किए थे। चार ऑप्शन है, पहला आपका वॉल्यूम, कंडेंस, फ्लक्चुएट, स्प्रेड। तो पहला ऑप्शन जो वॉल्यूम, वॉल्यूम जानते हैं कि वॉल्यूम गैसेस के लिए यूज नहीं होता था, पहले आपका ऑप्शन नंबर ए काट दीजिए, वॉल्यूम लिक्विड के लिए यूज होता है, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन है फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट मतलब कि हैंग कर जाना, तो द गैसेस फ्लक्चुएट अंडर ग्रेविटेशन, ना गैसेस तो वहां पे कंडेंस हो गए, कंडेंस ऑप्शन दे ले एकरा में, ऑप्शन नंबर सी। कंडेंस का मतलब एकत्रित होकर ग्रेविटेशन की फोर्स से एक नया गैलेक्सी बना दिया बिग बैंग थ्योरी के बाद, क्योंकि इसमें सेंटेंस में आ रहा है। तो फ्लक्चुएट गया, और स्प्रेड मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो गैस कंडेंस करके एक गैलेक्सी बना, जिसको हम बोलते हैं आगे चल के मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि जो उसी चीज का हम लोग पार्ट है, जिसको बोलते हैं हिंदी में आकाश गंगा। तो पहला ऑप्शन नंबर इसके अंदर कंडेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो द गैसेस कंडेंस, ठीक है, कंडेंस। चलिए, बात करें दूसरे ऑप्शन में, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन को हिसाब से करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट द, हाँ दूसरा ऑप्शन है, पहले दूसरा सेंटेंस तो पढ़ ले। सेंटेंस है ग्रेविटेशन गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे फिन ब्लैंक है, प्रेजेंट डे ब्लैंक इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ब्लैंक इन द डे ऑफ द सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी। तो क्या ऑप्शन, मोमेंट है, प्लानिट है, यूनिवर्स है, सिस्टम है। तो मोमेंट की तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से प्लानिट का जिक्र होगा, लेकिन प्लानिट का अभी तक जिक्र हुआ नहीं। सिस्टम एक क्या है नहीं पता। अब बच गया ऑप्शन नंबर यूनिवर्स, जो कि अगर यूनिवर्स हम लोग सेट करें, जो गैलेक्सी बनता है तो यूनिवर्स ही तो बनेगा। गैलेक्सी प्रेजेंट डे, यूनिवर्स इज द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, क्या है कि यूनिवर्स के सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मिल्की वे गैलेक्सी ब्लैंक वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। अब वो क्या है कि जो कि 4.5 बिलियन पहले साल इसको बन गया था। ठीक है, चलिए, तो अर्थ, एस्ट्रॉइड, स्पेक और वैन है। तो वैन तो गलत गया, क्योंकि फॉर्म हुआ है, मतलब कि समझ लीजिए कि 4.5 मिलियंस पहले क्या बना था, प्लान बना था कि सन बना था, वो तो पहले। जो पहला आपका ऑप्शन है अर्थ, अर्थ बना था 4.5 बिलियन अगो, बना होगा, क्योंकि एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बनता नहीं है, बिग बैंग थ्योरी होता है, फट के निकला हुआ, तो एस्ट्रॉइड भी गया, ये बना नहीं था। स्पेक मतलब होता है चीज को नजर रखना, तो पहला ऑप्शन गया, और बच गया ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से बात करें, तो अभी तक हमारे अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अर्थ। और इसके हिसाब से अगर मिला के देखिए चीज को, तो लिखा है अर्थ वॉज सपोज, माना गया था
कि इसका जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था क्या, ये बना था 4.5 बिलियन ईयर बैक। अब नेक्स्ट है, देयर वाज नो ब्लैंक ऑन अर्ली अर्थ वाटर वेपर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया। अब इसके पहले अर्थ पे क्या नहीं था, ऑप्शन देखते हैं क्या नहीं था, तो मुझे बताइए कि क्या नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या नहीं होगा। चार ऑप्शन है, चौथा है, मुझे बताइए कि ह्यूमंस होंगे। ह्यूमंस, अगर अर्थ बना तो पहले ह्यूमंस कहाँ से आ जाएंगे, तो पहला ऑप्शन नंबर गया। नेचुरली, नेचुरल मतलब कि नेचर प्रतिक्रिया, तो पहले तो अर्थ फॉर्म तो हो जाए, मेन चीज उसमें पता तो चले कि नेचर कैसा है, जब वहां का एटमॉस्फेयर वातावरण मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। ए दिया ही, ऑप्शन नंबर बी एटमॉस्फेयर, वहां के वायुमंडल जब आविष्कार हुआ, चाहे बन गया, इन्वेंशन हो गया, तब तो धीरे धीरे लाइफ फॉर्म जनरेट होंगे, तो लाइफ भी तो खत्म हो गया। जब तक ये नहीं तब तक सारे ह्यूमंस लाइफ कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर वहां का वैसा बना था, जाकर लाइफ फॉर्म हुए थे। द एटमॉस्फेयर अर्ली अर्थ वाटर वेपर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया रिलीज फ्रॉम, निकले किस चीज से, कौन से मास से, कन्वर्ट द सर्फेस, मतलब किसका मतलब है जब धरती बन गई थी तो कौन से सब्सटेंस से, कौन से मास से वो गैसेस रिलीज हुए थे कि जो धरती बना दी थी। तो बात करें यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास कि मोल्टन, ड्राई, हायर और लिक्विड। लिक्विड मास से हुआ था, लिक्विड का मास कैसे निकाल सकते हैं आप, तो ऑप्शन नंबर डी गया। हायर मास, उच्च मास का मतलब ही नहीं बन रहा है। ड्राई, मोल्टन, हाँ मोल्टन हो सकता है, वो पिघली हुई चीज से ही तो गैस निकले थे सारे, तभी तो जाके एक धरती बन गया, लावा जिसको बोलते थे। मोल्टन यहाँ पे, ड्राई भी सूखा नहीं होगा, सूखे से आप मास कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल्टन मास। ठीक है, कैसे मास, पिघले हुए मास से आपका कवर्ड सरफेस हो गया था, तब जाके एक पूरी प्लेन धरती बन गई थी। बात हुआ, तो थोड़े मोड़े इसके अंदर कॉमन सेंस लगाए और कुछ पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ के भी निकाल सकते हैं। तो मेरा कहना है कि पैसेज को आप फटाफट पढ़िएगा, पहले सबसे पहले पैसेज पढ़ने के बाद कुछ आपके माइंड में कुछ वर्ड चलेगा जो कि आप कुछ से हिंट लगा सकते हैं, उसी के बाद ऑप्शन को करना है। ठीक है, तो इधर आपके पूरे पांचों पांच इसके हो गए, क्योंकि पांच वर्क पैसिव में आता है और इसके पहले सारे आपके वोकेबलरी सेक्शन भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वोकेबलरी सेक्शन अटेंड किया, स्पॉटिंग एरर भी देख लिया। ठीक है, उसी के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी देखा और सारे ग्रामेटिकल पार्ट को एक एक फ्लो मोशन में देखते गए। और लास्ट बट हमने क्या अटेंड किया, पैसेज, जो कि पैसेज बहुत और बहुत ही अच्छा हमारा सेट गया, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था और हर एक चीज, क्योंकि अब ये नहीं, धीरे धीरे आपका अब ये लगातार लाइन चलते रहेगा हमारे से, हमारे और आपसे जुड़ाव जुड़ते रहेगा और धीरे धीरे नेक्स्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और अदर सब्जेक्ट में भी जीके जीएस और मैथमेटिक्स इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जान ही रहे हैं। ठीक है, दोनों को समतल में लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए। ठीक है, जय हिंद।